Hello everyone and welcome back once again in the session of microeconomics। हमने हमारी लास्ट वीडियो में रिटर्न्स टू स्केल जो कि एक लॉन्ग रन लॉ है प्रोडक्शन का, हमने ये लॉ पढ़ा था, रिटर्न्स टू स्केल पढ़ा था। हमने तीनों के तीनों फेजेस इसके डिस्कस किए थे कि इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल डायग्रामेटिकली क्या होते हैं, क्या इनका मीनिंग होता है। और हमने हमारा एक छोटा सा टॉपिक समझा था कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से हमें एंजॉय होते हैं, और ये इकोनॉमीज जो हैं वो क्या होती हैं, इनका छोटा सा मीनिंग हमने समझा था। मैंने आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सा लेकर आपको समझाया था कि किस तरह से पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो चेक नहीं की है तो गाइज जल्दी से वो वीडियो जरूर चेक कीजिए। आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जरूर साथ में मिलेगा, तो काइंडली जरूर लॉ ऑफ प्रोडक्शन की जो पहले लिंक्स, जितने भी पहले पार्ट्स हैं वो जरूर चेक कीजिए, ताकि आप अब ये लास्ट एक पार्ट समझ सकें कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती हैं। तो आज हम बेसिकली इन डिटेल स्टडी करेंगे कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी कि पैमाने की किफायतें वो कौन कौन सी हैं जिनकी वजह से पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। एंड फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर दी कॉजेज ऑफ कांस्टेंट और एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन विद द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मीनिंग आपको ऑलरेडी समझाया जा चुका है। अब हम डिस्कस करेंगे पैमाने की किफायतें। इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीन्स ये जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है इसे दो कैटेगरीज में स्टडी किया जा सकता है। एक होती हैं इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल और दूसरी होती हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मतलब एक आंतरिक है और एक बाहरी है। अब आंतरिक किफायतें यानी कि इंटरनल इकोनॉमीज कौन सी होती हैं? These economies highlight the advantages that a company obtains due to the use of modern techniques. These economies are enjoyed due to the self or own efforts of the firm. देखो इंटरनल है, मतलब एक फर्म के खुद के बलबूते पर जब उसे कोई एडवांटेज मिल रहा हो, जब उसे कोई किफायतें मिल रही हों, फायदे मिल रहे हों, तो इस तरह की इकोनॉमीज को हम लोग इंटरनल इकोनॉमीज बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली तब मिलती हैं जब एक फर्म अपने बलबूते पर अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करती है। इसका मतलब वो खुद इनिशिएटिव ले रही है ना, खुद मॉडर्न टेक्निक्स का यूज कर वो अपने आप को ग्रो कर रही है, अपने आप को और बढ़ा रही है। तो इसलिए एक कंपनी या एक फर्म इस तरह की इकोनॉमीज को कब एंजॉय करती है? जब वो खुद मॉडर्न टेक्निक्स का यूज कर अपने लेवल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर एफर्ट्स किसने किए? यहाँ पर ये एफर्ट्स एक फर्म ने, एक कंपनी ने खुद किए हैं। तो आंतरिक किफायतें उसकी इंटरनल, उसकी खुद की किफायतें हो जाती हैं, उसके खुद के एफर्ट्स के फलस्वरूप मिलने वाली किफायतें हो जाती हैं। तो ये किफायतें वे किफायतें हैं जो कोई फर्म अपने निजी प्रयत्नों के फलस्वरूप प्राप्त करती है। ये वे फायदे हैं जो एक फर्म को नवीनतम तकनीक का उपयोग करके प्राप्त होते हैं, मॉडर्न टेक्निक्स को यूज कर अपने लेवल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाकर प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब देखो बहुत ही ध्यान से वो कौन कौन सी इकोनॉमीज हैं। आपको कुछ नाम यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। एक है टेक्निकल इकोनॉमीज, जिसे तकनीकी किफायतें बोला जाता है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको अभी ये समझाया है कि एक फर्म अपना उत्पादन का पैमाना यानी कि अपना लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा रही है। अब अगर वो लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाएगी तो इसका मतलब वो नवीनतम तकनीकों का यानी कि मॉडर्न टेक्निक्स का, नई मशीनों का, इनका उपयोग करेगी। अगर इनका उपयोग संभव होगा, अगर वो इनका प्रयोग करेगी, तो फलस्वरूप जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, उत्पादन लागत होगी, उसमें कमी आएगी। अब देखो सेकेंड इकोनॉमीज हमारे पास क्या है? लेबर इकोनॉमीज यानी कि श्रम संबंधी किफायतें। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है?
देखो जब हम लेबर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन के ये लॉज के केस में हम पढ़ रहे हैं, तो सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो वेरिएबल हैं। जब हम अपनी लेबर का भी इस्तेमाल बढ़ाएंगे तो श्रम विभाजन संभव हो जाएगा, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ वर्क संभव हो जाएगा। और ये हमने पढ़ा है कि जब भी हम डिवीजन ऑफ वर्क या डिवीजन ऑफ लेबर करेंगे तो स्पेशलाइजेशन आती जाएगी हमारी लेबर में, इसलिए ओवरऑल या पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम होती चली जाएगी, क्योंकि हमारी लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। काम करने की कुशलता जो है, बार बार अगर वही काम करते जाएंगे अगर लेबर, तो उन्हें उस काम को करने का सही ढंग आ जाएगा जब रिपीटेडली वो वही टास्क करेंगे। तो इसलिए उनकी उत्पादकता में, श्रम की उत्पादकता में भी वृद्धि होगी, जिसके फलस्वरूप ओवरऑल कॉस्ट फिर से रिड्यूस होने लग जाएगी। ठीक है, अब देखो थर्ड वन क्या है? मैनेजीरियल इकोनॉमीज, यानी कि प्रबंधकीय किफायतें। ठीक है, अब ये क्या होता है? देखो यहाँ पर क्या है, जब भी बिजनेस का आकार, फर्म का आकार बढ़ने लगता है तो हम हर स्पेशलाइज्ड एरिया के लिए एक अलग कुशल और योग्य प्रबंधक यानी कि मैनेजर अपॉइंट करने लगते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपने सुना हो कि ये तो जनरल मैनेजर है, ये फाइनेंस मैनेजर है जो फाइनेंस का काम संभालता है, ये मार्केटिंग मैनेजर है जो मार्केटिंग का काम संभालता है। तो यहाँ पर भी देखो कुछ कुछ वो श्रम संबंधी किफायतों से रिलेटेड ही श्रम विभाजन वाला, स्पेशलाइजेशन वाला कंसेप्ट आ जाता है कि यहाँ पर जो प्रबंधक, हम हायर लेवल के जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, उन्हें स्पेशल एक्टिविटीज के लिए स्पेशल मैनेजर अपॉइंट करते हैं, जो अपनी नॉलेज के बेसिस पर बेटर तरीके से हमारी फर्म को, हमारी कंपनी को, हमारे बिजनेस को संभालते हैं, जिसके फलस्वरूप मैं फिर से कहूंगी कि कुशलता में वृद्धि होती है और जो लागत है उत्पादन की वो कम हो जाती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें वित्तीय किफायतों की, यानी कि फाइनेंशियल इकोनॉमीज की। अब फाइनेंशियल इकोनॉमीज क्या होती हैं? देखो जब बिजनेस का आकार बड़ा हो जाता है तो उस जब जैसे जैसे वो अपना लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाएगी, मार्केट में ज्यादा उसके प्रोडक्ट्स बिकेंगे, बढ़िया होंगे, बिकेंगे, तो क्या होगा? मार्केट में आपकी क्रेडिट वर्दीनेस इंक्रीज होगी, यानी कि आपकी साख में वृद्धि होगी। जब साख में वृद्धि होगी, आपका नाम बिजनेस का, आपके बिजनेस का नाम मार्केट में एस्टैब्लिश होगा, तो आपको मार्केट से पैसा उठाने में, यानी कि लोन वगैरह लेने में, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आपने लोन लेना है तो वो लोन आपको कम दर पर और उचित मात्रा में उपलब्ध हो जाएगा। तो अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन अगर मिलेगा तो खुद सोचकर देख लो कि आपकी ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इकोनॉमीज ऑफ परचेज एंड सेल। देखो ये तो सबसे आसान पॉइंट है। आप अगर लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब आप बल्क में परचेज करोगे, आप बल्क में परचेज करोगे, बल्क में सेल करोगे, आपको इकोनॉमीज मिलेंगी ही मिलेंगी। देखो जैसे मैं बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल लेकर आपको बताऊंगी। अगर आप सब्जी वाले से 1 किलो सब्जी खरीदते हो, अगर आप वही उसे कहो कि मैं 2 किलो खरीद लूंगा या मैं 5 किलो खरीद लूंगा, सपोज करो आप अनियन लेने गए हो, प्याज लेने गए हो, आप कहते हो कि 1 किलो, सब्जी वाला आपको कहता है कि 1 किलो इतने के लगेंगे, अगर आप इकट्ठे 5 या 10 किलो लोगे तो आपको ये पर्टिकुलर रेट लगेगा। तो यहाँ पर आपको क्या हुआ? यहाँ पर अगर ऐसा ही काम हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, अगर हम बल्क में परचेज करें तो हमें इकोनॉमीज मिलेंगी ही मिलेंगी। जब मेरा खरीदा हुआ माल मुझे सस्ता मिलेगा, सेल मैं ज्यादा कर रही हूं तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, तो मुझे फायदा हो रहा है, मुझे इकोनॉमीज मिल रही है। ठीक है, अब देखो बहुत ही ध्यान से हमारे पास नेक्स्ट है जोखिम संबंधी किफायतें, यानी कि इकोनॉमीज ऑफ रिस्क। अब देखो यहां पर क्या है, जैसे जैसे फर्म का, बिजनेस का साइज बढ़ने लगता है, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी भी बढ़ती जाती है। जब रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, देखो रिस्क और प्रॉफिट जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेटली रिलेटेड है। जितना ज्यादा आप रिस्क लोगे
आप उतना ही ज्यादा प्रॉफिट एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, जब अगर आप रिस्क ही नहीं लोगे तो आपको प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर है कि अगर आप अपने बिजनेस का आकार बढ़ाते हो तो दैट मीन्स यू आर बीइंग एबल, यू आर केपेबल ऑफ बीइंग सफरिंग अ रिस्क। अगर आप रिस्क बियर कर पा रहे हो, रिस्क सफर कर पा रहे हो, तो इट्स ऑब्वियस कि आपको आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इंक्रीज हो रही है, आपको प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा मिलेगा। तो लाभ प्राप्त होना मतलब हमारा फायदा, और ये इसीलिए हमारी इकोनॉमीज की कैटेगरीज में कवर किया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये सारी की सारी इकोनॉमीज जो मैंने आपको बताई वो आपको समझ में आ गई होंगी। और देखो, ये सारी की सारी इकोनॉमीज एक फर्म से, खुद एक फर्म से ही रिलेटेड हैं। इसमें कोई बाहर वाली तीसरी फर्म या दूसरी फर्म कुछ नहीं कर रही है, वो इंडस्ट्री कुछ नहीं कर रही है जिसको फर्म बिलोंग कर रही है। इंडस्ट्री का मतलब तो समझते हो ना, ग्रुप ऑफ फर्म्स को ग्रुप ऑफ फर्म्स को इंडस्ट्रीज बोला जाता है। तो यहाँ पर वो इंडस्ट्री कुछ नहीं कर रही है, ओवरऑल इंडस्ट्रियल लेवल पर कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक अकेली फर्म खुद अपने बलबूते पर जो फायदे एंजॉय कर रही है, उन फायदों की वजह से पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, और पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस होना ही हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल एंजॉय कर देता है। तो ये तो थी हमारी इंटरनल इकोनॉमीज। अब देखते हैं कि हमारी एक्सटर्नल इकोनॉमीज कौन सी हैं। देखो, एक्सटर्नल इकोनॉमीज बाहरी किफायतें जो एक फर्म के, जो एक बिजनेस के अंदर नहीं है बल्कि उसके बाहर हैं। मतलब इसमें एक फर्म खुद अपने लेवल पर कोई एफर्ट्स नहीं कर रही है, बल्कि बाहर कुछ ऐसा हो रहा है, उसके बिजनेस से बाहर कुछ ऐसा हो रहा है जिसका फायदा उसे पहुंच रहा है। सो इसीलिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल मैनर में एक्सप्लेन किया गया है कि दीज आर दी एडवांटेजेस दैट अ कंपनी और अ फर्म obtains because of external factors। मतलब उसके खुद के इंटरनल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है इन इकोनॉमीज के लिए। इन इकोनॉमीज को मिलने के लिए या इन इकोनॉमीज की जो हम एंजॉयमेंट कर रहे हैं वो बाहरी फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। तो ये वे किफायतें हैं जो किसी फर्म को अपने आकार में वृद्धि से प्राप्त नहीं होती। आपको बोला था ना इंटरनल इकोनॉमीज में कि खुद अपना लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा रही हैं, लेकिन यहाँ पर वो खुद अपना आकार नहीं बढ़ा रही हैं, बल्कि ये किफायतें किसी फर्म को उस स्थिति में प्राप्त होती हैं जब दूसरी फर्में अपना विस्तार करती हैं। मतलब या तो दूसरी फर्में कोई विस्तार कर रही हैं, या जिस इंडस्ट्री को एक पर्टिकुलर फर्म बिलोंग कर रही है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल लेवल पर कोई फर्क पड़ रहा है, वो इंडस्ट्री एक्सपैंड अगर कर रही हो, या उस इंडस्ट्री से रिलेट करती हुई कुछ और इंडस्ट्रीज जो हैं या बाकी इंडस्ट्रीज जो हैं, अगर उनमें किसी प्रकार का चेंज हो रहा हो तो वो चेंजेस भी एक फर्म को इफेक्ट कर सकती हैं। तो सिंपल सी बात तो वही आ गई ना कि वो खुद कुछ नहीं कर रही है, बल्कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से उसे ये किफायतें मिलती हैं। तो देखते हैं कि ये बाहरी किफायतों में कौन कौन सी किफायतें हमें बता रखी हैं। सबसे पहली किफायतें इकोनॉमीज ऑफ कंसेंट्रेशन, यानी कि केंद्रीयकरण की किफायतें। अब केंद्रीयकरण की किफायतें या इकोनॉमीज ऑफ कंसेंट्रेशन होता क्या है? देखो, कंसेंट्रेशन का या केंद्रीयकरण का एक मीनिंग है लाइक सेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पर हम मीनिंग जो बनाएंगे वो क्या बनेगा कि जब कुछ फर्में एक पर्टिकुलर स्थान पर ही स्थापित कर ली जाती हैं, जब कई फर्में एक ही स्थान पर स्थापित हो जाती हैं, तो वो पर्टिकुलर एरिया, वो पर्टिकुलर स्थान एक तरीके से फोकल पॉइंट बन जाता है, फोकल एरिया बन जाता है, जहां पर सारी की सारी फर्में आपस में मिलकर काम करती हैं। ठीक है, अब देखो मैं एक एग्जांपल लेके समझाना चाहूंगी। मान लो एक फोकल एरिया है जहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो काम कर रही हैं। अब देखो, इंडस्ट्रीज ने डे टू डे बेसिस पर काफी सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी करनी होती हैं। कभी किसी को पेमेंट देनी है तो चेक तैयार करना है, कभी किसी से पेमेंट रिसीव करनी है तो हो सकता है उन्हें चेक मिले। अब वो चेक अगर मिलेगा तो वो बैंक में डिपॉजिट भी करवा के आना पड़ेगा, तभी वो एन कैश होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, मान लो जहां पर जिस फोकल पॉइंट पे उनकी इंडस्ट्रीज हैं या वो फर्म्स हैं,
तो वहां पर कोई बैंक नहीं है। अगर कोई बैंक या अगर बैंकिंग एरियाज, बैंकिंग इंडस्ट्री वहां पर अपनी कोई ब्रांच सेटअप कर ले, तो वहां जो इंडस्ट्रीज हैं या वहां जो फर्म्स हैं उस फोकल एरिया में, उस फोकल पॉइंट पे जो फर्में काम कर रही हैं, उन्हें क्या होगा, उन्हें फायदा मिलेगा ना। उन्हें शहर जाने की या अपने फोकल पॉइंट से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उनके उसी कंसेंट्रेटेड एरिया में उन्हें वो बैंकिंग फैसिलिटी भी मिल रही है। तो क्या क्या बच रहा है, जो इनकन्वीनियंस उन्हें पहले हुआ करती थी, एक स्पेशल इंडिविजुअल अपॉइंट करना पड़ता था कि हाँ हमें ये चेक जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवा के आना है, तो वो कुछ करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जो पहले बियर करनी पड़ रही थी आने जाने के लिए, वो अब हमें बियर नहीं करना पड़ेगा। तो एक बैंक की ब्रांच एस्टैब्लिश होने की वजह से सारी की सारी फर्म्स को क्या हुआ, यहाँ पर फायदा हुआ। तो दिस इज कि एक्सटर्नल इकोनॉमीज, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हमें ये फायदा मिला, तो ये इकोनॉमीज ऑफ कंसेंट्रेशन कहलाया जाएगा। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से देखो, अगर कम्युनिकेशन के मीडियम्स जैसे टेलीफोन हो गया, वाईफाई का सिस्टम हो गया, अगर इस तरह की चीजें अगर एक पर्टिकुलर एरिया में जहां पर काफी सारी फर्म्स है वहां पर उन्हें मिलने लग जाएं, तो ये सभी को एक तरीके से फायदे पहुंचाएंगी। और क्योंकि ये बाहर वाले फैक्टर की वजह से मिलेंगी, तो ये सब एग्जाम्पल्स किसमें कंसीडर की जाएंगी, इकोनॉमीज ऑफ कंसेंट्रेशन में कवर अप की जाएंगी। ठीक है। अब मैं बात करूंगी नेक्स्ट, इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना संबंधी किफायतें। अब देखो ये क्या होता है, एक फर्म ने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं जिनका इस्तेमाल करना होता है ताकि वो टाइमली डिसीजन ले सके कि उसे अपने बिजनेस में क्या करना चाहिए। अब जैसे रिलेटेड मान लो सब्जी मंडी के जो भाव हैं वो आजकल हमें टेलीविजन के जरिए या और मीन्स के जरिए भी हमें पता लगते रहते हैं। ठीक है। ऑनलाइन बेसिस पर भी हमें अब पता लगते रहते हैं। तो ये सब चीजें किस वजह से हैं, ये इंफॉर्मेशन का जो मीडियम है, जो ये टेलीकम्युनिकेशंस हैं, वो एक्सपैंड कर रही हैं। तो इन तकनीकी डेवलपमेंट्स की वजह से ही हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइमली पहुंच रही है। तो इसलिए ये भी फिर से मैं कहूंगी कि एक्सटर्नल फैक्टर था जिसकी वजह से सूचनाएं हमें भी अवेलेबल होने लगी और हम अपनी बिजनेस को ग्रो कर पा रहे हैं, मतलब हमें फायदा मिल पा रहा है। ठीक है। तो ये हमारी सूचना संबंधी क्या हो जाएंगी, किफायतें हो जाएंगी। ठीक है। अगर मैं फिर से एक एग्जांपल लेकर आपको ये समझाना चाहूं तो मैं कहूंगी कि मैंने कहा था मंडी के भाव, अगर एक किसान को ऑनलाइन बेसिस पर मंडी के भाव डेली बेसिस पर अगर मिलते रहेंगे तो वो डिसीजन ले पाएगा ना कि मैं अपनी फसल जो तैयार हुई है वो कब मार्केट में लेकर जाऊं और उसे कब बेचूं। तो दिस इज इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन। बिल्कुल इसी तरीके से इकोनॉमीज ऑफ डिसइंटेग्रेशन यानी कि विकेंद्रीयकरण की किफायतें। देखो वो तो था केंद्रीयकरण, अब है विकेंद्रीयकरण। अब इसमें क्या है, कुछ फर्म्स ऐसी होती हैं जिनके काम को छोटे छोटे हिस्सों में या भागों में बांटा जा सकता है। जैसे कपड़ा बनाने वाले, धागा तैयार होगा पहले, ठीक है, फिर रंगाई भी होगी, बुनाई भी होगी, बहुत कुछ होगा ना। तो कुछ फर्म्स जो हैं वो अपना अपना अलग अलग एक स्पेशलाइज्ड टास्क संभाल रही हैं। स्पेशलाइज्ड टास्क अगर संभाल रही हैं तो एक फर्म दूसरी फर्म की मदद ले सकती है। अगर एक स्पेशलाइज्ड टास्क जो है वो एक पर्टिकुलर फर्म के द्वारा ही संभाला जाएगा, वही उस स्पेशलाइज्ड काम को करेगी, तो हमें पता है कि स्पेशलाइजेशन अगर जहां पर होती है वहां पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम होती है। तो इस वजह से कई बार हमें डिसइंटेग्रेशन की वजह से, मतलब काम का विभाजन करने की वजह से भी फर्में अगर अपना अपना काम अलग अलग पार्ट्स में विभाजित कर लेती हैं तो वहां पर भी हमें डिसइंटेग्रेशन के फायदे पहुंचते हैं। ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल हो सकती है, देखो एडवर्टीजमेंट आज की डेट में कोई भी फर्म या कंपनी खुद नहीं करती है, वो बाहर वाली एडवर्टीजमेंट एजेंसीज बनी हुई हैं आजकल, वो उनकी सर्विसेज का फायदा उठाती हैं। तो ये क्या है, बाहर वाले हैं ना, मैंने अभी बोला बाहर वाली,
तो एक्सटर्नल फैक्टर है एडवर्टीजमेंट, जिसका फायदा आप उठा रहे हो। क्यों उठा रहे हो? क्योंकि आजकल फर्म्स ने या कंपनीज ने खुद एडवर्टीजमेंट करने की बजाय किसी बाहर वाली एजेंसी को हायर किया हुआ है। क्यों? वो खुद नहीं काम कर ये काम बाहर विकेंद्रीयकरण हुआ है, सेंट्रलाइज नहीं है। एक ही जगह पर एक ही फर्म ये सारा काम नहीं कर रही है, बल्कि दूसरे फर्मों की मदद ली जा रही है। तो जिस वजह से बाहर वाले फैक्टर्स की स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज की वजह से हमें इकोनॉमीज मिल जाती हैं। तो इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन, इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन और इकोनॉमीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट्स एक्सटर्नल फैक्टर्स के द्वारा किए जाने वाले फायदे हैं जो एक फर्म को फायदे पहुंचाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों की दोनों इकोनॉमीज आपको समझ में आ गई होंगी। यही इन डिटेल है। आगे कॉजेज जो दोनों कांस्टेंट वाले और डिमिनिशिंग वाले हमारे पास बचते हैं, वो कुछ इतना समझने वाले नहीं है। अगर आपको ये दोनों समझ में आ गए हैं तो कांस्टेंट तो बहुत ही आसान है। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल के कॉजेज, देखो समान प्रतिफल, तो जहां पर दोनों बराबर हैं, जहां पर फायदे और नुकसान, जहां पर किफायतें और हानियां, जहां पर इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज एक दूसरे के बराबर होंगी, वहां पर हमें कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल मिलेगा। मतलब ना तो हमें बहुत ज्यादा फायदे हो रहे हैं, ना ही हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो वहां पर हमें कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल देखने को मिलेंगे। अब आप कहोगे कि ये डिस इकोनॉमीज क्या होती हैं? ये डिस इकोनॉमीज अब आपको कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स में पता चलेंगी। देखो, जिस तरह से हमने इकोनॉमीज दो तरह की हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ही डिस इकोनॉमीज जो हैं, जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल यानी कि घटते प्रतिफल के पैमाने के घटते प्रतिफल के केस में लागू होते हैं, ये डिस इकोनॉमीज भी दो तरह की ही हैं। एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। बहुत ही आसान है। देखो, इंटरनल डिस इकोनॉमीज में क्या है, जैसे जैसे बिजनेस बहुत ही ज्यादा ग्रो करने लग जाता है, जरूरत से ज्यादा ग्रो करने लग जाता है, तो उस वक्त होता क्या है, जैसे हमने प्रोडक्टिविटी के केस में किया है कि पहले बढ़ती है, फिर मार्जिन रिड्यूस होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट बढ़ने लग जाती है, तो इसलिए हमारा टीपी कम होने लग जाता है, नेगेटिव स्लोप आने लग जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ कंसेप्ट है। जब स्टार्टिंग में हम हमारे बिजनेस के लेवल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा रहे थे, जब हम हमारी फर्म के लेवल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा रहे थे, तो हमें फायदे मिल रहे थे। लेकिन धीरे धीरे वो फायदे जो हैं वो हानियों में बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े बिजनेस को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बड़े बिजनेस में लेबर डिविजन्स जो हैं वो अगर होती हैं, स्टार्टिंग में तो लेबर बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, लेकिन फिर हमारी वही लेबर अपने उसी काम से बोर होने लग जाती है। जब बोर होने लग जाती है तो उनकी प्रोडक्टिविटी कम होने लग जाती है, तो उस वजह से हमें हानियां होने लग जाती हैं। तो जो भी पॉइंट्स हमने इकोनॉमीज के केस में पढ़े थे, जब वही पॉइंट्स हम ऑपोजिट ले लेंगे, नई तकनीक का जब हम इस्तेमाल कर रहे थे तो हमें फायदे मिल रहे थे। अब मशीनों को जैसे जैसे यूज करते चले जाएंगे, वो मशीनों में घिसावट आती जाएगी, वो मशीनें पुरानी होती चली जाएंगी, तो हमें डिस इकोनॉमीज मिलनी शुरू हो जाएंगी, हानियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए कुछ ऐसी डिस इकोनॉमीज होती हैं जो फिर से हम बोलेंगे कि एक फर्म को खुद अपनी वजह से मिलती हैं, सफर करनी पड़ती हैं, तो वो इंटरनल इकोनॉमीज होती हैं। और कुछ ऐसी डिस इकोनॉमीज होती हैं जो बाहर वाले फैक्टर्स की वजह से होती हैं, जिसका असर सारी की सारी इंडस्ट्री पर पड़ता है, जिसका असर सारी की सारी फर्म्स पर पड़ता है जो उस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं। लाइक टैक्स रेट्स अगर गवर्नमेंट चेंज कर देती है तो कई बार पूरी की पूरी इंडस्ट्री पर उसका असर पड़ता है ना। तो इसलिए इन एक्सटर्नल फैक्टर्स, बाहर वाले फैक्टर्स की वजह से जब एक फर्म को हानियां मिलती हैं, तो इस तरह की हानियों को हम बाहरी क्या कहते हैं, डिस इकोनॉमीज कहते हैं, यानी कि एक तरीके से हम उन्हें बाहरी हानियां कहेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको ये कॉजेज समझाए हैं वो कॉजेज आपको समझ में आ गए होंगे। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में हमारे पास है, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट के साथ हमारा ये लॉ ऑफ प्रोडक्शन वाला चैप्टर भी कंप्लीट होता है।
अब देखो बहुत ही ध्यान से, मैंने लिखा नहीं है इसे, लेकिन मैंने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की फॉर्म में इसे नोट जरूर किया है। हमने रिटर्न्स टू अ फैक्टर, जो एक शॉर्ट रन वाला हमारा लॉ ऑफ प्रोडक्शन था, और रिटर्न्स टू स्केल, जो एक लॉन्ग रन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा लॉ ऑफ प्रोडक्शन था। हमने ये दोनों के दोनों कंसेप्ट पढ़े, ठीक है। अब आपके पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो बहुत ही आसान डिफरेंस है, ये शॉर्ट रन वाला है, ये लॉन्ग रन वाला है। इसमें सारे के सारे फैक्टर्स वेरिएबल नहीं होते हैं, इसमें सारे के सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। इसमें हमारे पास जो रेशो है, रेशो होती थी ना, लैंड अगर 1-1-1 है, लेबर 1 2 3 4, तो रेशो चेंज होती रहती है, फैक्टर रेशो चेंज होती रहती है। लेकिन इसमें जो फैक्टर रेशो है वो चेंज नहीं होती है। जो एक आइडल रेशो प्रोड्यूसर को दिखती है, प्रोड्यूसर उसी आइडल रेशो में ही चेंज लेकर आता है अपने सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। तो मुझे उम्मीद है कि ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, और जितना आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में समझाया गया है वो सब आपको क्लियर हुआ होगा। काइंडली डू दी ऑनर्स गाइज, काइंडली सब्सक्राइब दी चैनल अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को। कीप वॉचिंग। Thank you so much and have a nice day.